हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग के सीरीज की वीडियो है जिसमें हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, कुछ स्टूडेंट ने इस टॉपिक को पढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। अगर आप लोग भी कुछ इसी तरह की स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले भाई हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व जानने वाली बात है कि व्हाट आर रिजर्व्स, रिजर्व्स क्या हैं। तो देखिए रिजर्व लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो आपके मम्मी पापा अर्निंग करते हैं, सैलरी उठाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कुछ कुछ पैसे कमाते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। जब आप कभी देखते होंगे, अगर आपने देखा हो तो वो फर्स्ट पार्ट क्या करते हैं कि भाई मुझे रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है, प्रीमियम देना है, ईएमआई देना है, जो खर्चे उनको पता है पहले से, जो उन्होंने प्रिडिक्ट कर रखा है, उसको उठाने को वो अलग कर लेते हैं, अलग अपना फंड जमा कर लेते हैं। और एक फंड कुछ पोर्शन अपने सैलरी का वो जमा कर देते हैं, बैंक में सेव कर लेते हैं, या फिर एफडी करवा लेते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, कहीं भी शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई विपत्ति आए, कोई ऐसा समय आए जब उनको कुछ अच्छे पैसों की जरूरत हो तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, है कि नहीं। तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगा अगर मैं कुछ साइड से पैसे जमा करते रहूं, तो अगर मुझे बाद में कभी विपत्ति आती है, पैसे की जरूरत होती है, तो मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये सोच करके वो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप लोग नहीं जानते होंगे कि कोविड-19 का ऐसा पैंडेमिक आने वाला है जिसमें बहुत से लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बहुत से लोगों की डेथ हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं जानता था। तो जिन लोगों ने ऐसा सिक्योरिटी रख रखा है, उनकी जॉब अगर अभी कुछ महीनों के लिए चली जाए तो क्या उनको खाने की दिक्कत आएगी? नहीं आएगी ना, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर के लिए कुछ अर्निंग को रिटेन्ड कर रखा था। तो ठीक यही काम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी भी करती है। यानी कि जो वो पैसे कमाती है, जो वो प्रॉफिट करती है, सारे टैक्स देने के बाद, सारे लाइबिलिटीज को निभाने के बाद, वो क्या करती है, कुछ हिस्सा अपने प्रॉफिट का रिटेन्ड अर्निंग में रख लेती है, साइड कर लेती है, और उसको वो रिजर्व फंड में डाल देती है, ताकि जब कंपनी को जरूरत हो अनसर्टेनिटीज में, बुरे वक्त में, फ्यूचर में, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, क्लियर है? ये नॉर्मल लैंग्वेज था। अब देखिए क्या है टेक्निकली। अ रिजर्व इज अ रिटेन्ड अर्निंग सिक्योर्ड बाय अ कंपनी टू स्ट्रेंथन अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, क्लियर डेट एंड क्रेडिट्स, बाय फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी एक्सपेंशन, लीगल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड अदर प्लान। रिजर्व क्या है? एक रिटेन्ड अर्निंग है जो कि कंपनी सिक्योर करती है। क्यों सिक्योर करती है? अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए। कोई भी डेट है, कोई भी उसकी लाइबिलिटी आ जाए अचानक से, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए, कुछ फिक्स एसेट्स खरीदने की जरूरत पड़ जाए उसके लिए, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, किसी इन्वेस्टमेंट में उतरने के लिए, बहुत सी चीजों के लिए वो इस मनी को यूज कर सकती है। अब सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो कि 100 रुपीज से मार्केट में उतरती है, 100 रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और साल के अंत में 120 रुपए कमाती है। यानी 100 रुपए तो उसका ऑपरेशन कॉस्ट हो गया, तो ये जो 20 रुपया है, 120 रुपए का 20 रुपया, वो क्या है? उसका प्रॉफिट है। और वो क्या करती है, उस पूरे 20 रुपए को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर अगले साल फिर 100 रुपए से उतरती है, फिर 120 रुपए कमाती है, जो 20 रुपया उसका प्रॉफिट बचता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो हर साल वो अगर सारे के सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो फिर अगर उसको अचानक से कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, कुछ चीजों को खरीदने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या उसको वो एफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं एफोर्ड कर पाएगा। और उसने तो कोई ऐसा डिपॉजिट भी नहीं कर रखा है, कुछ पैसे भी नहीं रख रखे हैं जिसको यूज करके वो उस एसेट्स को खरीद ले या कोई ऐसा डिसीजन ले पाए जिससे कि कंपनी का ग्रोथ हो सके।
तो अच्छे बिजनेसमैन, जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो 20 रुपए प्रॉफिट को कंपनी ने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया, वो पूरे पूरे को डिवाइड नहीं करते, वो क्या करते हैं 10 रुपए को डिवाइड करेंगे या 15 रुपए को डिवाइड करेंगे, या मतलब कुछ भी, वो फिक्स नहीं है, वो कंपनी के प्रोविजन पे डिपेंड करता है। जो भी आधे या कुछ पैसे को वो डिवाइड कर देंगे और कुछ पैसे को रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रख लेते हैं, अलग कर लेते हैं प्रॉफिट से, और उसको रिजर्व के तौर पे रख देते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे कुछ बड़े बड़े डिसीजंस को लेने के लिए, जिससे हमारे कंपनी का एक्सपेंशन और ग्रोथ हो। और एक बात याद रखिएगा, रिजर्व जो होता है हमेशा प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। आप किसी दूसरे फंड को रिजर्व नहीं रख सकते, प्रॉफिट से ही आप रिजर्व अलग कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे रिजर्व क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व का फर्स्ट रिजर्व है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी नाम में ही देखिए जनरल है, यानी कि रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट और सरप्लस ऑफ अ बिजनेस फॉर मीटिंग एनी अननोन लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व। यानी कि ऐसा रिजर्व जो कि प्रॉफिट से क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट का पार्ट से क्रिएट हुआ है, जिसका यूज आप किसी भी अननोन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए कर सकते हैं। यानी कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी नहीं, जनरल किसी भी लाइबिलिटी जो अननोन नेचर का है उसको आप मीट कर सकते हैं इस रिजर्व को इस्तेमाल करने के बाद। ठीक है, अब देखिए हमारा कंपनीज एक्ट इस रिजर्व के रिगार्डिंग क्या कहता है। वो कहता है कि किसी कंपनी को कंपलसरी नहीं है कि वो जनरल रिजर्व क्रिएट करे ही करे। अगर उसने इनफ प्रॉफिट किया है, सफिशिएंट प्रॉफिट किया है, तो वो इसको क्रिएट कर सकता है, या फिर कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट दिया गया है कि उसको उस अमाउंट को, स्पेसिफिक अमाउंट को साइड रखना है प्रॉफिट के से बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। यानी कि डिविडेंड पे करने के पहले कुछ हिस्सा, एक स्पेसिफिक अमाउंट उसको अगर साइड करने का उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा गया है तो वो कर सकता है, और उस हिस्से को वो ट्रांसफर करेगा कहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। अब देखिए हम जनरल रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट है आपका, ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है, इसलिए हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऑपरेशन को करने के लिए, उसको बूस्ट करने में मदद करता है, एडिशनल प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल आपको। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन द लिक्विड रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि लिक्विडिटी आपके बिजनेस में ज्यादा मजबूत हो जाती है, आप जब चाहें आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। मीट एनी अननोन कंटीजेंसीज और लाइबिलिटी, किसी भी तरीके की फ्यूचर कंटीजेंसीज या लाइबिलिटी जो अननोन नेचर की है उसको आप टैकल करने में ऑर्गेनाइजेशन को इजी हो जाता है। नेक्स्ट है इक्वलाइज डिविडेंड इन द ईयर्स इन विच प्रॉफिट आर इनएडिक्वेट। अगर सपोज कीजिए कभी ऐसा समय आ जाए जब आपने हर साल एक जैसे प्रॉफिट तो आप करोगे नहीं, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा लगा रहता है, तो कभी आपका प्रॉफिट कम हुआ लेकिन जो फिक्स डिविडेंड आपको देना है वो तो आपको देना है, तो उस समय जब फंड की कमी रहेगी तो आप इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं डिविडेंड इक्वलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जब बिजनेस में ग्रोथ लाने की ज़रूरत आएगी, एक्सपेंशन लाने की ज़रूरत आएगी, जब आपको फंड की उस केस में ज़रूरत पड़ेगी तब आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम जनरल रिजर्व को क्रिएट करते हैं। अब देखिए जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है। फर्स्ट, एग्जामिन करना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। The auditor should examine the article of association to see whether provision regarding creation of general reserve has been compiled with। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या एग्जामिन करता है कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए हैं, इसलिए वो एग्जामिन करता है। नेक्स्ट है वेरीफाई मोड ऑफ क्रिएशन, यानी कि ये वेरीफाई करना चाहता है ऑडिटर कि ये जो रिजर्व क्रिएट किया गया है वो आउट ऑफ द प्रॉफिट किया गया है या नहीं। यानी कि जो भी रिजर्व है, जो जनरल रिजर्व है, वो प्रॉफिट से ही हिस्सा निकाल करके क्रिएट किया गया है या किसी अलग तरह के फंड से किया गया, इसको वो वेरीफाई करता है। नेक्स्ट, वेरीफाई पर्पस ऑफ क्रिएशन,
किस पर्पस के लिए इस जनरल रिजर्व को क्रिएट किया गया है, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए है या फिर पर्सनल इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही जनरल रिजर्व क्रिएट होना चाहिए, इसलिए इसको ऑडिटर वेरीफाई करता है। नेक्स्ट, डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, यानी कि जो जनरल रिजर्व क्रिएट किया गया है उसको प्रॉपरली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया गया है या नहीं। अगर किसी तरह के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया गया है इस तरह के रिजर्व को, तो ये वेरीफाई करेगा कि उस इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में बैलेंस शीट में मेंशन किया गया है या नहीं, ये वेरीफाई किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा। नेक्स्ट, एग्जामिन माइन्यूट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है उसके माइन्यूट्स लिखे जाते हैं। वो मीटिंग के बाद, अब उस समय तो ऑडिटर होगा नहीं, तो वो क्या करेगा, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की माइन्यूट्स होंगी, मीटिंग की माइन्यूट्स होंगी, उनको वो वेरीफाई करेगा कि डायरेक्टर्स ने इस रिजर्व के यूटिलाइजेशन अमाउंट को वेरीफाई किया था या नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग for losses and contingencies which are known or expected to occur at a future date is called as a specific reserve. ऐसा रिजर्व जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया जाए, प्रॉफिट के हिस्से से, आपके बिजनेस के प्रॉफिट के हिस्से से एक ऐसा रिजर्व क्रिएट किया जाए जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही क्रिएट हो, यानी कि पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में, आज नहीं तो कल, 20 साल के बाद, 22 साल के बाद ये घटना घटेगी ही घटेगी। तो उस चीज के लिए अगर आप कोई रिजर्व रखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है। आप लोगों ने, सभी ने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी जिसमें गुल्लक भरता था। वो गुल्लक में बहन की शादी के लिए, दादी के आंख के ऑपरेशन के लिए वो कुछ कुछ पैसे जमा करता था अपनी अर्निंग का। तो अब क्या था, वो अपनी बहन की शादी के लिए गुल्लक भरता था। तो वो जो गुल्लक था वो आज नहीं तो कल, बहन की शादी, अगर उसकी बहन 15 साल या 16 साल की है तो 25 साल, 28 साल, 29 साल में आज न कल उसकी शादी होती ही होती, आज नहीं तो कल होती। तो क्या था, उसका जो पर्पस था वो एक्सपेक्टेड था, पर्पस था शादी, भले 5 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, लेकिन वो पर्पस स्पेसिफिक था। वो सिर्फ शादी के पर्पस से ही फंड जमा कर रहा था, है ना। मैं बस ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक रिजर्व में क्या है कि जब आपका पर्पस फिक्स है, आप जान रहे हो कि आप इसी पर्पस के लिए फंड जमा कर रहे हो, ठीक है, वो होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। अब आप डिविडेंड इक्विलाइजेशन के लिए रिजर्व रखते हो। सपोज करो कि बिजनेसमैन तो जान रहे हैं कि हर साल बराबर प्रॉफिट नहीं होनी है, लेकिन डिविडेंड तो हमको हर साल पे करनी है। तो डिविडेंड को सही से पे करने के लिए आप रिजर्व रख सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व, क्योंकि आप किसी खास पर्पस को ध्यान में रख के रिजर्व कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में अगर किसी तरह का फ्लक्चुएशन आया उसको टैकल करने के लिए आप रिजर्व रख रहे हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए आप रिजर्व रख रहे हैं, प्लांट के रिप्लेसमेंट के लिए रिजर्व रख रहे हैं। तो किसी खास पर्पस के लिए आप अगर कोई रिजर्व रख रहे हैं, अपने प्रॉफिट के हिस्से को अलग रिटेन करके रख रहे हैं, तो वो होता है आपका स्पेसिफिक रिजर्व। Specific reserve is not represented by any asset and therefore it is not available for distribution among the shareholder, है ना। ये बाद में किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर या किसी एसेट के खास के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं किया जाता। ये जिस पर्पस से क्रिएट किया गया है उसी पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा, अदरवाइज यूज नहीं किया जाएगा, और ये कभी भी प्रॉफिट से ही क्रिएट होगा। अब देखिए क्यों करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व को क्रिएट, रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आप टू मीट नोन लॉस, यानी हैवी रिपेयर, रिन्यूएबल, जो ऐसे लॉसेस हैं, ऐसी अनसर्टेनिटीज हैं जो कि नोन है पहले से, आज नहीं तो कल ये होनी है, तो उस तरह के लॉसेस के लिए आप स्पेसिफिक रिजर्व को यूज करते हैं। मीट एन एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड कंटीजेंसीज जो हैं, जैसे डेटर्स हैं तो वो डाउटफुल हो ही सकते हैं, बैड हो ही सकते हैं, डेटर पे आपको डिस्काउंट देना ही हो सकता है। तो अगर आप डाउटफुल या बैड डेट्स के लिए अगर आप रिजर्व रखते हैं तो वो आपका हो गया स्पेसिफिक रिजर्व। आप जानते हैं कि डेटर्स हैं तो कुछ डाउटफुल भी होंगे, कुछ को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, कुछ बैड भी हो सकते हैं, तो आप डेटर के रिगार्डिंग अगर रिजर्व रखेंगे दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। आप देखिए, मीट एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। अब कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनकर्ड हो चुकी हैं, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, कमीशन हो गए, इनकम टैक्स हो गए। इसके रिगार्डिंग भी अगर आप कुछ रिजर्व रखते हैं दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। जो चीज़ें घट चुकी हैं और उसके बाद आपको बाद में उसको पे करनी है, तो किसी स्पेसिफिक चीज़ों पर्पस को ध्यान में रखते हुए अगर आप रिजर्व रखते हैं दैट इज स्पेसिफिक रिजर्व। अब इसके रिगार्डिंग ऑडिटर की ड्यूटी क्या होगी? सबसे पहले वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वेरीफाई करेगा, है ना, यानी कि ये चेक करेगा कि वेदर द अमाउंट अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट टू स्पेसिफाई रिजर्व इज ड्यूली कंपाइल्ड, यानी कि जो अमाउंट आपने रिजर्व में रखा है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग रखा है या नहीं रखा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माइन्यूट्स को वेरीफाई करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग हुई थी उनके माइन्यूट्स को वेरीफाई करेगा कि वहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया था इस रिजर्व के रिगार्डिंग। उसके बाद एडिक्वेट प्रोविजंस को वेरीफाई करेगा कि मतलब जो भी क्रिएट किया गया है इसके रिगार्डिंग प्रोविजन उसको वेरीफाई करना। इन केस इफ द अमाउंट क्रिएटेड इज नॉट एडिक्वेट he should insist the management to increase the provision। अगर जो अमाउंट क्रिएट किया गया है वो एडिक्वेट नहीं है तो मैनेजमेंट को इंसिस्ट करेगा कि भाई आप अपने प्रोविजन को थोड़ा और इंक्रीज कर लीजिए, और उसको वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब जो भी ऑडिटर ये चेक करेगा कि वेदर द प्रोविजंस आर प्रॉपरली शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और नॉट, यानी कि जो भी प्रोविजंस देखी गई हैं वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में डिस्क्लोज की गई हैं या नहीं की गई हैं। इस रिजर्व का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, जिस पर्पस के लिए इसको क्रिएट किया गया था क्या उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट दैट इज कैपिटल रिजर्व। ऐसा रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से आए, यानी कि कंपनी अगर किसी कैपिटल नेचर की प्रॉफिट को कर रही है तो उसी कैपिटल प्रॉफिट से ये रिजर्व क्रिएट होना चाहिए। ऐसा रिजर्व कहलाता है कैपिटल रिजर्व। It is defined in Part 3rd of Schedule 6 of the Companies Act as any reserve which cannot legally be distributed among the shareholder. Capital profit refer to the following, यानी कि जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट हो दैट इज कैपिटल रिजर्व। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन किसी कैपिटल प्रॉफिट को अंजाम दे उसमें से अगर कुछ हिस्सा वो रिजर्व रखे दैट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो जैसे कि आपने फिक्स एसेट को सेल किया उससे अगर आपको प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन किया फिक्स एसेट्स या लाइबिलिटी की उससे प्रॉफिट हुआ, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के प्रायर अगर किसी तरह का प्रॉफिट किया है, बिजनेस को परचेज करके आपको प्रॉफिट हुआ, अगर इस तरीके का किसी भी कैपिटल नेचर का आपको प्रॉफिट हुआ है और उससे आपने रिजर्व क्रिएट किया है दैट इज कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व जो है क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट से ही निकल करके आया है तो आप कभी भी अगर कोई भी लॉस ऐसा हो जो कैपिटल नेचर का लॉस हो, कैपिटल लॉस या कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए ही आप कैपिटल रिजर्व को इस्तेमाल करोगे। यानी अगर कैपिटल नेचर का लॉस हुआ है तो ही आप कैपिटल रिजर्व को उस केस में यूज कर सकते हो, अदरवाइज रेवेन्यू लॉस में आप कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या ऑब्जेक्टिव है कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करने का? पहला, टू इशू बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर सब्जेक्ट टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा है लिखा हुआ कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो अपने शेयर होल्डर को कैपिटल रिजर्व के थ्रू, तो आप ये इशू कर सकते हो। इंटैंजिबल एसेट को रिटर्न ऑफ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर
या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कोई भी ऐसा चीज जो कैपिटल नेचर का हो उसमें आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। कैपिटल लॉस को बियर करने के लिए आप कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहला कि जो क्रिएशन ऑफ रिजर्व है, यानी रिजर्व जो क्रिएट किया गया है वो कैपिटल प्रॉफिट से ही क्रिएट हुआ होना चाहिए। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व है, तो जो यूटिलाइजेशन है इस रिजर्व का वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वो मतलब आपका कैपिटल लॉस में ही आप इस रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर को चेक करता है। ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर कैपिटल रिजर्व हैज बीन शोन सेपरेटली फ्रॉम द रेवेन्यू रिजर्व इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में ये रेवेन्यू रिजर्व से सेपरेटली शो करना चाहिए, यानी कैपिटल रिजर्व अलग से शो करना चाहिए, रेवेन्यू रिजर्व अलग से शो करना चाहिए, ये चेक करेगा। या फिर any deduction or any addition from the previous year balance sheet should be clearly shown। अगर previous year में से किसी तरह का deduction या addition हुआ है वो भी clearly यहाँ पे mention होना चाहिए। Next, investment in securities. The auditor should check whether capital reserve is invested in easily realizable security or maybe invested in business itself, यानी कि कहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी में इनका इन्वेस्टमेंट किया गया है ये भी ऑडिटर चेक करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।